अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्पाउस की तरह देखा जाता है। मतलब वो आपका लाइफ पार्टनर जैसे होता है, ऐसे ही ये एग्जाम पार्टनर है। कोचिंग आपको नोट्स दे सकती है, टॉपर आपको कॉपीज दे सकते हैं, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स आपका ब्रेन ही निकाल सकता है। ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी फाइट आपसे सब्जेक्ट की ना हो, बल्कि आप बाकी 10,000 एस्पिरेंट्स जो लिख रहे हैं उनसे लड़ सको। यदि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही फाइट कर रहे हैं तो आप कंपटीशन से कब लड़ेंगे। इसी सिलसिले में आज हम ये वीडियो लाए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज किया जाए और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही है, ना कि जो ट्रेंड कर रहा है, टॉपर ने लिया हुआ है, उसको हम सब्जेक्ट को लें। तो इस वीडियो में हम मिथ बस्ट करेंगे, कुछ चेकलिस्ट देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आप सही ऑप्शनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक, चूजिंग ऑप्शनल इमोशनली। इमोशनली अगर आप किसी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल आपकी डिसाइड करता है रैंक। क्यों? क्योंकि ये 500 नंबर का होता है भाई, 500 मार्क्स। और अगर आप किसी भी चीजों में देखें तो 310 और 200 के बीच में इसमें सारे नंबर आते हैं, मतलब 200 से 310 के बीच में। वहीं अगर जीएस की बात करूं 1, 2 और 3 की, तो आप सारी रैंक में देखोगे तो लगभग मार्क्स सिमिलर ही होते हैं। मतलब ये जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो गेम चेंजर होता है, अलॉन्ग विथ एसए पेपर एज वेल। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं जीएस 1, 2, 3 जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है उसमें आपको 750 मार्क्स रहते हैं, पर ऑप्शनल मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ के आप 500 नंबर के लिए कंपीट करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाए तो ये 500 नंबर काफी ज्यादा आउटपुट देते हैं। इसका मतलब जितनी आपकी मेहनत और उतना रिजल्ट यहां से ज्यादा निकाला जा सकता है। इसीलिए ऑप्शनल को लॉजिकली चूज करना बहुत जरूरी है, इमोशनली नहीं। हर साल स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि वो गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का टीचर हूं, मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चों को पिछले 10 साल से गाइड कर रहा हूं। एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास, कल ही की बात है। उसने कहा सर मैं पीएसआईआर से ऑप्शनल चेंज करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनवरी का महीना है। अब जनवरी के महीने में कोई मुझसे ऐसा बोलेगा, मैंने उससे पूछा पीएसआईआर आपके सारे नोट्स तैयार है? बोले हाँ सर, 2 मेंस लिखा भी है, सब कुछ है। तो फिर मैंने कहा इकोनॉमिक्स क्यों लेना? बोले शायद मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा। मैंने कहा जब जो चीज़ तैयार है और आपके पास सिर्फ अगले 6 महीने बचे हैं और आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप मत लो, आप पीएसआईआर के साथ एक बार और जाओ रिवीजन में, क्योंकि आप कोई ऑप्शनल चेंज करोगे एक सब्जेक्ट पढ़ने में ही आपको 1 से 2 महीने लग जाएगा, बल्कि जनवरी से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। फिर मोस्ट स्टूडेंट चूज बेस्ड ऑन टॉपर्स वीडियो। इस साल रैंक 1 एंथ्रोपोलॉजी है मान लो, अगले साल पीएसआईआर होगा, पर बच्चे उन टॉपर की बात सुन के और या यूट्यूब वीडियो की हाइप से वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। अवॉइड सब्जेक्ट दैट रिक्वायर थिंकिंग। लाइक थिंक मीन्स हाई स्कोरिंग, लगता है कि इजी है, इजी जैसा ऑप्शनल कुछ नहीं होता। ठीक है। सो ट्रू सक्सेस इज सब्जेक्ट यू लव स्टडिंग फॉर 6 to 8 months। जिस सब्जेक्ट को पढ़ के मजा आ रहा है और पढ़ने की इच्छा हो रही है, क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है और मन कर रहा है कि एक चैप्टर क्यों आज 2 या 3 पढ़ ही डालता हूं। और वहीं दूसरी तरफ आपने पेपर उठाया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, गूगल करने के बाद भी चीज़ों को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो रहा है, सिलेबस देखने में 50% सिलेबस एलियन लग रहा है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि 4 से 6 महीने रहना है और 500 मार्क्स का सवाल है। तो आप ऑप्शनल चूज करो, ऑप्शंस बनाओ, शॉर्टलिस्ट करो, प्रायोरिटी से करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको ट्रायल भी कर सकते हो। सो ऑप्शनल इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट बेस्ट वर्जन ऑफ योर ब्रेन। आपके दिमाग का बेस्ट वर्जन उस ऑप्शनल सब्जेक्ट से निकलना चाहिए, तभी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। ठीक है। यहाँ इस स्लाइड में मैं 10 फैक्टर्स डिस्कस करूंगा। जैसा मैंने आपको बताया मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपको सिलेक्ट करना है तो आप 3 या 4 ऑप्शनल ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, और फिर आपको इन चेकलिस्ट से गुजरना है। ठीक है। सो योर ऑप्शनल इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, नॉट अ रोमांटिक वन। ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया, जीएस पढ़ते टाइम पसंद आता है, या फिर लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कॉमर्स से हूं तो मैं कॉमर्स की प्रेफरेंस रखूंगा, और अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और मुझे इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं लेना तो शायद मैं ज्योग्राफी की तरफ जाऊं या इकोनॉमिक्स की तरफ जाऊं, क्योंकि ऐसा पैटर्न देखा गया है।
तो आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, वो या तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो या फिर वो आपको जीएस में भी काफी ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड। तो उसका फाउंडेशन आपके पास पहले से ही रहता है, तो लर्निंग कर्व फास्ट होता है। मतलब जो टर्म्स हैं, डेफिनेशन है, चीजें हैं, सुनी हुई हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, बट स्टिल वो टर्म्स आपको नई नहीं लगती। ठीक है, फिर सिलेबस ओवरलैप। अब इकोनॉमी अगर आप ले रहे हो तो GS3 में ओवरलैप है, पॉलिटी है GS2 में है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा। तो आपको वहां ऑप्शनल पढ़ के लगभग 100-125 नंबर तक, मतलब 100-125 मार्क्स तक जीएस में भी हेल्प हो जाएगी। मतलब वो 500 मार्क्स का पढ़ के 600 मार्क्स और 650 मार्क्स तक हो जाता है। फिर इंटरेस्ट लेवल, मान लीजिए आपने ऑप्शनल अपना चूज नहीं किया अभी तक, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, IR पसंद आया, आपको पसंद है, तो आप PSIR को ट्राई करके देखो। आपको हिस्टोरिकल आर्टिकल पढ़ के समझ में आ रहा है, यार ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, ह्यूमन के बारे में आ रहा है, तो इस टाइप से आप उस हिसाब से। सो कैन यू रीड वन बुक अगेन एंड अगेन विदाउट बर्नआउट, तो इससे आपका इंटरेस्ट लेवल चेक हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेंटरशिप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं। बच्चे सोचते हैं कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, उस ऑप्शनल के साथ हम चले जाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कंटेंट और मेंटर दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल में, पर अगर आपके ऑप्शनल में कंटेंट अच्छा है, मेंटर अच्छा नहीं है, आप वो ऑप्शन मत लो। बल्कि मेंटर अच्छा है और कंटेंट कम अवेलेबल है, तो मेंटर आपको अरेंज करके दे देगा, चीजें समझा देगा, आपकी कॉपी इवैल्यूएट कर देगा। नहीं तो आप आंसर लिखोगे कि तो किससे इवैल्यूएट कराओगे? कॉलेज के प्रोफेसरों से अगर आप करवाओगे तो वो यूपीएससी लेवल तक का आपको कॉपी इवैल्यूएशन में सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो कोचिंग की क्वांटिटी नहीं देखो आप, मेंटर की क्वालिटी देखो। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गई, PYQ हो गए, ये सब स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी है और ये एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब बुक्स हों, स्टैंडर्ड हों। जैसे हरलम बॉस आपने सुना होगा, सोशियोलॉजी में बहुत पॉपुलर है, तो इस टाइप से जितनी भी बुक्स होती हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं हैं, उनको पढ़ के कैसा लग रहा है, इस टाइप से। पास्ट परफॉर्मेंस देखो, 1 साल का रिजल्ट मत देखो, उस ऑप्शनल के 10 से 15 साल का ट्रेंड देखो कि क्या ये ऑप्शनल में कितने लोग लेते हैं, कैसा है, क्या सक्सेस रेट है, ये सब एनालाइज करो। ठीक है, जो पॉपुलर ऑप्शनल होगा उसका सक्सेस रेट कम होता है क्योंकि ज्यादा लोग बैठते हैं, सिंपल है। पेपर पैटर्न, आप उसको देखो कि ये प्रेडिक्टेबल है क्या। क्या मैंने पिछले 10 साल के पेपर देखे, 11वें साल का, कैन आई प्रेडिक्ट समहाउ, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इंटरलिंकेजेस मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, वो चीज देखनी होती है। फिर राइटिंग स्टाइल फिट देखना है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से हूँ, अब मैं लिखूंगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी आएगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, वो चीज आएगी। अब मैं यहाँ से नेचर चेंज करूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल लिखने लग जाऊँ, तो वो मैप की लोकेशन है ना, पुराने डेटा फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर नेचुरली नहीं आ रही हैं तो शायद वो ऑप्शनल मेरे लिए नहीं है। ठीक है, फिर टाइम रिक्वायरमेंट देखो, अब सिलेबस भी बड़ा छोटा होता है, मैं आपको शॉर्ट में आगे वाली स्लाइड में भी बताऊंगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स स्टैटिक है, NCERT बेस है, बुक्स पढ़ लोगे तो चीजें हो जाएंगी, पर वहीं PSIR है या इकोनॉमी है, डायनामिक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, वैसे भी GS में पढ़ना है, तो पर न्यूज़पेपर के साथ उसको इंटरलिंक करते चलना है। तो टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, जनरली मैं आपसे कहूँ 4 to 5 months आर मोर देन इनफ। अगर आप पूरी जोर लगा के, पूरी दम लगा के, पूरी शिद्दत से अगर पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है। इवन विद द क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑप्शनल 4 से 5 महीने में कंप्लीट कराता हूँ। हमारे पास जैसे अनुभव सर हैं, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं, और ज्योग्राफी बड़ा टॉपिक है तो उसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अलका मैम PSIR पढ़ाती है, तो इस तरह से और भी चीजें जो फैकल्टीज हैं उनके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेमोरी हैवी रहेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट हैवी है जैसे सब्जेक्ट्स। ठीक है, लास्ट है अपना केस स्टडी अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसमें एग्जाम्पल देना आसान है, अखबार पढ़ोगे तो लिख सकते हो, चीजें हैं, तो ये भी आपको एक बार देखना है। सो चूज द सब्जेक्ट नॉट द हाइप, हाइप को चूज नहीं करना है, सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रैप। आपने सुना होगा ये चीज, हाई स्कोरिंग है, ये ऑप्शनल ले ले, ये हाई स्कोरिंग है, सीनियर्स को बोलते देखा होगा, वेटरन्स को बोलते देखा होगा, इवन टीचर्स को बोलते देखा होगा। मैं जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोई बच्चा आता है, सर लूँ नहीं लूँ, सुना है कठिन है, ग्रेजुएशन है, मैं उनको पूरे वही 10 पॉइंट देता हूँ कि भाई ग्रेजुएशन में 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी तो इकोनॉमिक्स सबसे आसान है, पेपर 1 हो जाएगा, पेपर 2 वैसे भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है हर ऑप्शनल में, तो वहाँ पे भी आपको आसानी मिलेगी। और GS में भी, GS के बाद फिर आप इंटरव्यू लिखते हैं,
है ना, इंटरव्यू मेंस लिखते हैं फिर इंटरव्यू में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे। इंटरनेट हाइप दैट डिस्ट्रॉय अटेम्प्ट्स, आप दूसरों के हिसाब से ले लेते हो। जैसे 2012 की बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बूम था, पब एड ले लो सिलेक्शन पक्का। सेम ज्योग्राफी की वेव आई 2015 में, ऐसी सोशियोलॉजी स्पाइक हुआ 2018 में, है ना, यहाँ पे भी आपने देखा होगा। फिर इकोनॉमिक्स एंड PSIR 2020-2021 कोविड के टाइम, दोनों से काफ़ी सिलेक्शन देखने को मिले थे। ऐसे ही फिर एंथ्रोपोलॉजी आया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैपेबिलिटीज तो हमेशा चेंज होती रहती हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। सो आफ्टर द वेव यूपीएससी नॉर्मलाइज द सब्जेक्ट, जैसे ही यूपीएससी को पता चला इसकी वेव चल रही है, उसका पेपर कठिन बना देते हैं। फिर मेंस क्या है, रिलेटिव स्कोरिंग है, स्केलिंग मॉडरेशन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वेव के बाद ये चीजें हो जाती हैं जिससे कि ऑप्शनल दब जाता है, फिर कोई और निकलता है। फिर ट्रेंडिंग सब्जेक्ट डेंजर है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। अब आप कोई ऐसा ऑप्शनल तो लिखना नहीं चाहोगे, क्योंकि मान लो 10,000 बच्चे वो ऑप्शनल लिख रहे हैं, अब वो 10,000 बच्चे उस ऑप्शनल के साथ दे रहे हैं, मतलब आपका आंसर उन 10,000 बच्चों में स्टैंड आउट करना चाहिए। वहीं आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जैसे कि लिंग्विस्टिक ले लिया या फिर मैथमेटिक्स ले लिया, तो उसमें कम बच्चों में ही आपका आंसर स्टैंड आउट होना चाहिए, तो वहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि आपको ज्यादा मार्क्स मिले, ना कि कोई ऐसा पॉपुलर सब्जेक्ट जहां पे लोग भी बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। फिर डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है ना। फिर कोचिंग का ओवर सैचुरेशन हो जाता है और डिफिकल्टी इंक्रीज हो ही जाती है 1 से 2 साल में। मतलब आज अगर हाइप है और आप अगले साल या 2 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं तो तब तक वो न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा। सो नो सब्जेक्ट इज हाई स्कोरिंग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूपीएससी ऑप्शनल रखता ही नहीं, या फिर यूपीएससी बोलता कि सारे ऑप्शनल हटाओ, ऑप्शनल का सीन ही नहीं है, ये फिक्स सब्जेक्ट्स है, ये आपको पढ़ना ही है। तो ऑप्शनल है तो वहां कुछ तो उसका रीजन है ना। जैसे जीएस का आंसर आपको जीएस में विड्थ दिखानी होती है, कितनी नॉलेज आपके पास है, वहीं ऑप्शनल में आपको डेप्थ दिखानी पड़ती है, तो ये उसका डिफरेंस है, ठीक है। सो ओनली हाई डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शनल वर्सेस जीएस देख लेते हैं, जो मैं अभी बात कर ही रहा था, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऑप्शनल इज डीप लर्निंग, नॉट 4-5 फैक्ट नोट्स। तो ऑप्शनल में आपको टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, आप एक जनरल स्टडीज की तरह आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, मल्टीप्लायर एंड ऑल। वहीं आप जीएस में लिखोगे तो आप ये चीज ना भी लिखो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो जीएस इज इक्वल्स टू 1 माइल वाइड एंड 1 फुट डीप, ठीक है। ऑप्शनल इज 1 मीटर वाइड एंड 1 किलोमीटर डीप। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। ऑप्शनल क्या है, ओवरव्यू ऑफ आइडियाज है, मतलब मैं हूं, मुझे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा आता है, पर ऐसा नहीं कि मुझे हिस्ट्री नहीं आता, मुझे पॉलिटी नहीं आता, मुझे ज्योग्राफी नहीं आता, मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ओवरव्यू ऑफ आइडियाज देने हैं। फिर बैलेंस आर्ग्यूमेंट देना होता है, तो जो पूछा गया उसके हिसाब से बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट ओपिनियन बनाना पड़ता है। कीवर्ड और इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, केस स्टडीज रहती हैं, और आंसर की लिमिट 200 to 250 वर्ड्स होती है डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। वहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करें, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, कोई सा भी ऑप्शनल देख लें, थ्योरीज उसमें भर भर के होंगी, मॉडल्स होंगे, फिलोसोफर और थिंकर्स के नाम पूछे जाएंगे, डायरेक्टली भी पूछा जाएगा, जैसे कार्ल मार्क्स है, 4-5 ऑप्शनल में है। एकेडमिक लिटरेचर की बात होगी, कोर कॉन्सेप्ट की बात होगी, रिसर्च बेस्ड आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, रिपोर्ट साइट करनी पड़ती है, तो आप उस लेवल तक जा पा रहे हैं, ये डिफरेंस है इसमें, जनरली बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सक्सेसफुल ऑप्शनल की कैसे प्रिपरेशन की जाए, ठीक है। पहला है सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, टॉपर का हो, किसी का हो, बैकग्राउंड हो नहीं हो, सब्जेक्ट से प्यार होगा तभी आप उसको ऑप्शनल के साथ जस्टिस कर पाओगे। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब क्या हम उसको अगले 6 महीने तक पढ़ सकते हैं लगातार, उसके बाद पूरी प्रोसेस एग्जामिनेशन की 2 साल की होती है, 1 साल की तैयारी और 1 साल के एग्जाम प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन, तो 2 साल तक क्या आप उसको झेल पाओगे। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो बुक्स में लिखा है हम वही बोल पा रहे हैं, कुछ नई चीज आ गई तो हम फंस गए, वैसा नहीं होना चाहिए। और कैपेसिटी टू राइट 25 पेज आंसर्स इन द क्लास, तो जब हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं ना यूपीएससी बच्चों के साथ, तो हम ये चीज जरूर चेक करते हैं, इवन जीएस में या ऑप्शनल की बात कर लें, ठीक है। सो ऑप्शनल इज नॉट एन एग्जाम, इट इज अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना है। अब हाउ टू टेस्ट योर ऑप्शनल बिफोर कमिटिंग, ओके। तो ये आपका 7 डे ट्रायल मेथड है, मतलब
डेट योर स्पाउस बिफोर गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो ये सेम चीज है। सो बिफोर गोइंग ऑन अ डेट डोंट गेट मैरिड, यही चीज है। तो पहले ऑप्शनल कमिट करने से पहले उसको साथ 7 दिन बिता के देखो। दिस इज व्हाट आई कॉल 7-day ट्रायल मेथड यूज्ड बाय टॉपर्स। क्या है, पहले ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड कर लेना। IASorigin.com पे जाओगे, सारे ऑप्शनल के सिलेबस मिल जाएंगे। यूपीएससी की साइट पे जाओगे, किसी भी साइट पे, गूगल पे भी लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाईलाइट एवरी टॉपिक यू नो नथिंग अबाउट, तो प्रिंट आउट निकाला, हाईलाइट कर लिया कि इन टॉपिक तो मैंने सुने ही नहीं, नाम ही नहीं सुने, कभी नहीं सुने। अगर ये 50% से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है बॉस। वॉच आउट 2-3 टॉपर कॉपीज, कॉपी डाउनलोड कर लो, मिल जाती है गूगल पे, वहां से देख लो कि जिसने भी 280+ स्कोर किया है उसकी कॉपी कैसी है, उसकी कॉपी पढ़ के आपको क्या इंट्यूशन बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। फिर एक चैप्टर पढ़ो, कोई सी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का PDF डाउनलोड कर लेना और उससे पढ़ने की कोशिश करना। क्या आपका मन हो रहा है दूसरा चैप्टर पढ़ने का? फिर एक PYQ का आंसर लिख के देना, कोई सा भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, देखना कौन सा ठीक लग रहा है और चॉइस के साथ उसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है। फिर देखना कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है। डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर, अगर ये बोले तो ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फिल्टर क्या है, क्यूरियोसिटी जनरेट करे वो सब्जेक्ट, जब आप पढ़ो तो लगे कि हाँ भाई और पढ़ने की इच्छा है, और क्या हो रहा है दुनिया में बताओ। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, मन होता है भाई टैरिफ लगाया, ये लगाया, फिर चाइना ने ये बोला, फिर इसने ये बोला, क्या लॉजिक है, क्या ट्रीटीज है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर ग्रोथ, क्या ग्रोथ हो रही है आपकी उस सब्जेक्ट में, ऐसा तो नहीं कि आप एक स्टेगनेंसी पे हो। एक्साइटमेंट, न्यूज़पेपर में अपने ऑप्शनल की न्यूज पढ़ते ही क्या आपको एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट, आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट्स योर ऑप्शनल। इफ यू फील फियर, स्लीपीनेस, रेजिस्टेंस एंड दिस इज बोरिंग, भाग जाओ, डोंट टेक दैट ऑप्शनल, रन, ठीक है। तो अगर ये वाला है, मैं फिर से इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। इफ इट इज देयर दैट्स योर ऑप्शनल, इफ इट इज रन अवे, भाग जाओ, मत लो वो ऑप्शनल, ठीक है। अब डिसीजन मैट्रिक्स, मान लीजिए आपने 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे और 7-7 दिन के आपने ट्रायल दे दिए उसके साथ, अब 21 दिन हो गए, अब ये डिसीजन भी तो लेना है। तो ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट भी है जो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सपोर्ट नंबर दिया है IAS Origin का, उससे ले सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्ड फॉर्म मिलेगा कि भाई ये सब्जेक्ट लेना है, ये नहीं लेना है, कौन सा लेना है, वो चेकलिस्ट आपके लिए बहुत काम आएगी। सो चूज योर ऑप्शनल इन 24 आवर्स साइंटिफिकली। कैसे होगा? सबसे पहले डिसीजन फ्रेमवर्क, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए, ऐसे मेरे पास और भी क्वेश्चंस के PDF है जिसमें आपको सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है और उसके हिसाब से एक नीचे स्कोर आएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शनल आपके लिए है या नहीं, ठीक है। सो डू आई अंडरस्टैंड द बेसिक इजीली? क्या आपको बेसिक डेफिनेशन उनके सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, क्या आपको समझ में आ रहा है? एम आई कंफर्टेबल राइटिंग 8 to 10 पेजेस, 8 से 10 पेजेस अगर आप लिखते जाओ, क्या आप कंफर्टेबल हो? क्या आपको वर्ड्स आ रहे हैं, लैंग्वेज आ रही है, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, क्या आप उसकी रीजनिंग के साथ सोच पा रहे हो? इज द मटेरियल एक्सेसिबल इन 1 or 2 गुड बुक्स? तो हर ऑप्शनल की 1-1, 2-2 स्टैंडर्ड बुक्स है, क्या मेजॉरिटी पोर्शन उसमें कवर हो रहा है? आर PYQ कंसिस्टेंट ओवर द ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी देखना है, क्या लगभग वही थीम रिपीट हो रही है कि ऑप्शनल में रिपीट होता है, भयंकर रिपीट होता है पेपर, है ना। मतलब नॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चन बट एक मॉडल पूछेंगे तो वो पूछते जाते हैं उसको। कैन आई स्टडी दिस फॉर 6 to 8 months हैप्पीली, लगातार, और वैसे मैंने आपको बताया 2 years इन टोटल। अगर आपके 4 यस आ रहे हैं तो आप ले लो, 3 और लेस है तो ड्रॉप इमीडिएटली, फिर आपको उसको नहीं लेना है। सो ये मैंने आपके लिए लिखा है, कोचिंग गिव्स यू नोट्स, कोचिंग आपको नोट्स दे देगी, ठीक है। टॉपर आपको कॉपीज दे देंगे, बट ओनली योर ब्रेन गिव्स यू सक्सेस। तो जो सक्सेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन ही आपको दे पाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो भी चीज़ मैंने कमेंट किए वो आप सपोर्ट नंबर से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये हमारा सपोर्ट नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के कंटेंट लेके आ रहे हैं, सो डू चेक आउट इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।